नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजेंद्र लॉ ऑफिस। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं बाल श्रम कानून के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें व वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर कर देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत को आज़ाद हुए 70 साल से भी ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश में बाल मजदूरी एक कुप्रथा के रूप में आज भी विराजमान है, बल्कि समय दर समय यह कुप्रथा बढ़ती ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस कुप्रथा को रोकने के लिए सरकारों ने प्रयास नहीं किया हो, बल्कि भारत सरकार द्वारा साल 1986 में इस संबंध में एक कानून भी बनाया है, जो बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम 1986, जिसे अंग्रेजी भाषा में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 कहा जाता है, बनाया है। इसमें प्रावधान किए गए हैं कि बाल मजदूरी को कैसे रोका जाएगा और बाल मजदूरी क्या होती है, बाल मजदूरी किए जाने पर क्या दंड का प्रावधान किया गया है और बाल मजदूर रखने वाले नियोक्ताओं को क्या क्या कानूनी नियम मानने पड़ेंगे। तो यही सारी बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। अभी हम आगे बात कर लेते हैं कि बाल श्रम क्या होता है और कहाँ कहाँ पर बाल श्रम किया जाता है। तो सबसे पहले तो बाल श्रमिक विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में कार्यरत होते हैं, जैसे खेतीबाड़ी में, पशुपालन में, लघु उद्योगों में और भी कोई खतरनाक प्रकार के व्यवसाय होते हैं, उनमें भी बाल मजदूरी करवाई जाती है। और बाल मजदूरी की कुप्रथा पूरे देश में लगभग एक समान फैली हुई है। बाल श्रमिकों को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्र के बाल श्रमिक और दूसरे शहरी क्षेत्र के बाल श्रमिक। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कारण है प्राथमिक स्कूलों का कम होना, गरीबी होना, बंधुआपन और पारंपरिक व्यवसाय जैसे खेतीबाड़ी का होना। खेतीबाड़ी की भूमि की कमी के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण व रोजगार की खोज में अक्सर लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ भी भागते हैं। इसी कारण से वे अपने साथ अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे लोगों को हम माइग्रेंट वर्कर या प्रवासी मजदूर भी कहते हैं। तो ये भी अपने साथ अपने बालकों को साथ ले आते हैं शहरों में और उनसे भी किसी न किसी व्यवसाय में उन्हें लगाकर उनसे बाल मजदूरी करवाते हैं। इसका कारण हमने चर्चा कर लिया है कि हालांकि गरीबी हो सकती है और अशिक्षा भी हो सकती है, और इसका कारण यह भी हो सकता है कि जो सरकार द्वारा नियमन बनाया गया है उसकी भी लोगों में कम जानकारी होना भी हो सकता है। अब हम बाल मजदूरों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में या बाल मजदूरों द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं उन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो बाल मजदूरों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम मुख्यतः 4 रूप में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहला, बाल मजदूरी उन बच्चों द्वारा जो वेतन के लिए अवैतनिक रूप से किसी भी उद्योग, कार्यालय, संस्था, खाद्यान्न या सेवा क्षेत्र में घरेलू कार्य कर रहे होते हैं।
दूसरा इसमें गली मोहल्लों में कार्यरत बच्चे जो सड़कों और गलियों में जूता पालिश करते हैं, कूड़ा उठाते हैं या भिखारियों की तरह एक भिखारी के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा इसमें हम जान लेते हैं कि बाल श्रमिक जो पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, जैसे खेती बाड़ी का व्यवसाय और कोई दूसरा घरेलू कार्य। और चौथे भाग में हम जान लेते हैं बंधुआ मजदूर बच्चे जो अपने परिवार का ऋण चुकाने के लिए बंधुआ बनाए जाते हैं और उन्हें व्यवस्थापूर्वक बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40 लाख से लेकर 100 लाख तक के बच्चे बाल श्रमिक कार्यों में जुटे हुए हैं। अर्थात इस प्रकार से कह सकते हैं कि इतने बच्चे भारत में बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। साल 1950 से लेकर आज तक बाल श्रमिक उन्मूलन के लिए कई संवैधानिक, कानूनी और विकास कार्यक्रमों को अपनाया गया है, पर यह समस्या और भी विकट रूप धारण कर चुकी है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी आबादी की तरफ लोगों का पलायन, गरीबी, प्राथमिक शिक्षा का अभाव, बढ़ती हुई बेरोजगारी, कानूनी उपायों को लागू न करना, सरकारी अधिकारियों का ढिल्लापन, राजनीतिक संवेदना का अभाव, जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसे महत्वपूर्ण कारण हैं। बच्चों का एक ऐसे वातावरण में विकास करने की आवश्यकता है जिसमें वे स्वतंत्रता तथा गरिमा का जीवन बिता सके। अच्छे नागरिक बनने के लिए उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। दुर्भाग्यवश बच्चों का बड़ा अनुपात अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित है और उन्हें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में कार्य करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ को तो बंद रखा जाता है और पीटा भी जाता है, गुलाम बनाया जाता है और घूमने की स्वतंत्रता भी उन्हें नहीं मिलती है। इस प्रकार बाल श्रम को मानव अधिकार का एक मुद्दा तथा एक विकासात्मक विषय बनाया गया है। हम यहाँ बाल श्रमिक उन्मूलन संबंधी कानून को संक्षिप्त रूप से बताने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि बच्चा क्या है या बच्चे की परिभाषा क्या होती है। अर्थात इस प्रकार से समझिए कि जो बाल श्रम कानून है उसके तहत एक बच्चे की क्या परिभाषा बताई गई है। तो चलो जान लेते हैं बच्चे की परिभाषा क्या है। बाल अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुच्छेद 1 में दी गई परिभाषा के अनुसार बच्चों में 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चे शामिल हैं। बाल श्रमिक निषेध तथा नियमन अधिनियम 1986 में बच्चे की परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है जो अभी 14 वर्ष का नहीं हुआ है। इस प्रकार हमने समझा कि बच्चे की परिभाषा बाल श्रम कानून के अंतर्गत क्या लिखी गई है। अब बाल श्रम का अर्थ क्या होता है, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। बाल श्रम की परिभाषा परिवार में उसका परिवार के बाहर किसी ऐसे कार्य के रूप में किया गया श्रम है जिसमें समय, ऊर्जा, वचनबद्धता शामिल है और जो फुर्सत, खेलने तथा शैक्षणिक कार्यकलापों में भाग लेने से संबंधित बच्चों की योग्यता पर प्रभाव डालता है। ऐसा कार्य बच्चे के स्वास्थ्य तथा विकास में बाधा डालता है। तो इस प्रकार से हमने समझा बाल श्रम का अर्थ क्या होता है। अब हम समझ लेते हैं कि बाल श्रम का सर्वाधिक बुरा रूप क्या होता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 8.4 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो सबसे बुरे बाल श्रम में लगे हुए हैं।
ऐसे बाल श्रम में देह व्यापार, बलात् या बंधुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति तथा अन्य अवैध गतिविधियां इसमें शामिल है। अब हम इस वीडियो में समझ लेते हैं कि बाल श्रम के कारण क्या है, अर्थात किस कारण से बाल श्रम करवाया जाता है। बाल श्रमिक गरीबी, बेरोजगारी, अल्प रोजगार तथा कम मजदूरी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। 3 प्राथमिक कारक इसके लिए उत्तरदायी है। संसाधनों का असमान वितरण, केंद्रीयकृत तथा असंतुलित अर्थव्यवस्था तथा कृषि का पिछड़ा हुआ स्वरूप। तो ये हमने चर्चा की कि बाल श्रम के क्या कारण होते हैं। इन सभी बिंदुओं के अनुसार निम्नलिखित कारण सामने आते हैं जो बाल श्रमिक बनाने के लिए सहायक होते हैं। बाल श्रम के परिणाम के बारे में अभिभावकों की अज्ञानता होती है, इसलिए भी बाल श्रमिक बनते हैं। बच्चों को पारिवारिक दक्षता सिखाने की परंपरा, ये भी एक कारण है जिससे बाल मजदूरी करवाई जाती है। अगला कारण हो सकता है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अभाव। बाल श्रमिकों के प्रति सामाजिक उदासीनता, ये भी एक बाल मजदूरी का कारण होता है। स्कूलों की अनुपलब्धता या स्कूलों तक पहुंच न होना, असंगत तथा अनाकल्पित स्कूली पाठ्यचर्या, बच्चों के लिए नियोक्ताओं की वरीयता चूंकि वे सस्ते श्रमिक हैं। ये भी एक बाल मजदूरी का कारण है कि बच्चों के रूप में नियोक्ताओं को सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। उन्हें जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनके बदले कम मजदूरी दी जाती है। बेरोजगारी तथा परिवार की आय का कम होना भी बाल मजदूरी को बढ़ावा देता है और शहरी क्षेत्रों की तरफ प्रवासी लोगों का रुझान भी बाल श्रमिक का कारण होता है। बड़े परिवारों का होना भी बाल मजदूरी होने का कारण माना जा सकता है। जाति प्रथा भी इसके लिए एक कारण हो सकता है। एक कारण इसमें यह भी हो सकता है कि जो विधिक उपबंध बनाए गए हैं या जिसे अंग्रेजी भाषा में हम समझे कि जो लीगल प्रोविजन अर्थात जो कानून बनाए गए हैं उनका भी प्रभावी रूप से लागू न होना बाल मजदूरी किए जाने का एक कारण होता है। अब हम जान लेते हैं कि बच्चों के आर्थिक शोषण के कारण क्या होते हैं। नियोक्ताओं का विश्वास है कि बच्चों में उनके उद्योग के लिए उपयुक्त कुछ एक अपेक्षित गुण होते हैं। बाल श्रमिकों के रोजगार को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य समझा जाता है, चूँकि समान कार्य में लगे प्रौढ़ कामगार की तुलना में बाल श्रमिक अधिक घंटे काम कर सकता है, जिसके लिए बच्चे अपेक्षाकृत कम मजदूरी प्राप्त करते हैं। उनका यह भी विश्वास होता है कि बच्चे जल्दी सीख जाते हैं तथा मिनटों में कार्य करने की दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए कालीन बुनाई उद्योग में रोजगार के लिए बच्चों को उनकी फुर्तीली उंगलियों के कारण वरीयता दी जाती है। वे विरोध नहीं करते क्योंकि वे अपने अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ होते हैं। इसके अतिरिक्त वे कार्य से गैर हाजिर भी नहीं रहते। भोले भाले तथा सरल होने के कारण उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है।
वे अपनी उचित मजदूरी के लिए सौदेबाजी करने तथा निर्धारित करने में असमर्थ होते हैं और इस प्रकार वे सस्ते होते हैं। अबोध होने के कारण उन्हें कार्य से जुड़े खतरों का ज्ञान नहीं होता जिसमें वे लगाए जाते हैं। जब उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो उन्हें हटाया जा सकता है और उनके रख रखाव में लागत भी कम आता है। उन असंगठित तथा अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में मजदूरों के रूप में लगे होते हैं जो कानून के दायरे में नहीं आते। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करते हैं। ऋण अथवा ली गई राशि के बदले में अभिभावक अथवा संरक्षक द्वारा नियोक्ता के पास बंधक रखे बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते हैं। तो ये हमने जाना बच्चों के आर्थिक शोषण के कारण क्या होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें बच्चे कार्य कर सकते हैं। सबसे पहला विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं। बच्चों को विभिन्न गृह आधारित उद्योगों की विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं में लगाया जाता है। वे प्राय अमानवीय तथा शोषणात्मक स्थितियों में काम करते हैं। इनमें से कुछ उद्योग इस प्रकार से हैं, जैसे पित्तल के बर्तन बनाने वाला उद्योग, ताड़ा उद्योग, दिया सलाई और आतिशबाजी के उद्योग, हीरे तराशना, रतन पॉलिश करना, कांच तथा चूड़ी बनाने का उद्योग, कालीन बनाना, पत्थर खोदना, ईंट के भट्ठे, रेशम कीट पालन, रेशम उद्योग और बीड़ी बनाना। तो ये हमने इस प्रकार के उद्योगों की चर्चा की जहाँ पर ज़्यादातर बाल मजदूरी करवाई जाती है। दूसरे में हम समझते हैं कृषि क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को कृषि तथा संबंध व्यवसायों में पारिवारिक श्रमिक के रूप में अथवा व्यक्तिगत कामगारों के रूप में लगाया जाता है। अगला क्षेत्र जहाँ पर बच्चे कार्य करते हैं, सेवा का क्षेत्र जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। सेवा के क्षेत्र में बच्चे निम्नलिखित रूप से काम करते हैं। एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में, स्व नियोजित श्रमिक। दूसरा परोक्ष इनविजिबल श्रमिक और मजदूरी आधारित रोजगार। अब हम जान लेते हैं कि बाल मजदूरी करने से बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चे खतरनाक तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में प्राय लंबे समय तक कार्य करते हैं और वे स्थायी भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक हानि का खतरा उठाते हैं। उनको निम्नलिखित रोग हो सकते हैं। श्वसन समस्याएं जैसे कि दमा, अस्थमा हो सकता है। सामान्य कमजोरी, अवरुद्ध वृद्धि, बदन का दर्द तथा जोड़ों का दर्द हो सकता है। कमजोर दृष्टि तथा अन्य आँखों की समस्याएं जैसे आँखों में पानी आना, जलन होना और आँखों में लाली होना। भूख ना लगना और अर्बुद जिसे हम ट्यूमर कहते हैं तथा जलन का होना और मानसिक अशक्तता, मेंटल डिसेबिलिटी। अब हम जान लेते हैं कि बाल श्रम अधिनियम 1986 की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। अधिनियम की अनुसूची के भाग क और ख में सूचीबद्ध व्यवसायों तथा प्रतिक्रियाओं में किसी व्यक्ति को जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है रोजगार के लिए निषेध किया गया है। प्रतिबद्ध व्यवसायों अथवा प्रतिक्रियाओं की अनुसूची में संसाधनों का निर्णय लेने के लिए पद्धति निर्धारित की गई है। कार्य की परिस्थितियों का नियमन किया गया है जहां पर बच्चों को कार्य करने से निषेध नहीं किया गया है। अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में
बच्चों को रोजगार के लिए लगाने पर आर्थिक दंड का निर्धारण किया गया है। अधिनियम की धारा 14 में उस व्यक्ति के लिए जो धारा 3 में उपबंधों के उल्लंघन में बच्चों को काम पर लगाता है अथवा अनुमति देता है, उसे 1 वर्ष की सजा जो कि 3 माह से कम नहीं होगी अथवा 20,000 रुपये का आर्थिक दंड जो कि 10,000 रुपये से कम नहीं होगा, अर्थात दोनों का किया जाना प्रावधान किया गया है। व्यवसायों तथा प्रतिक्रियाओं में जिन पर अधिनियम द्वारा रोक नहीं है, बच्चों को नियुक्ति का निम्नलिखित उपबंधों द्वारा किया जाता है। बच्चे को एक दिन में 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं करवाया जाएगा और इसमें भी आधे घंटे का अवकाश शामिल रहेगा। किसी भी बच्चे को सायं 7 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी बच्चे को समयोपरि कार्य करना अपेक्षित अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक बच्चे को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने MC मेहता बनाम तमिलनाडु केस में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ व्यवहारिक कदम उठाने के आदेश दिए हैं, जो इस प्रकार से हैं। कार्यरत बच्चों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाए, जोखिम उद्योगों में कार्यरत बच्चों को निकाला जाए और उपयुक्त संस्थाओं में उचित शिक्षा को सुनिश्चित किया जाए। अपराधी नियोक्ता से अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में काम पर लगाए गए प्रति बच्चे के लिए रुपया 20,000 का मुआवजा देने के लिए कहा गया है। नियोक्ता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होगी, चाहे वह कार्य से बच्चों को हटा भी दे। इस प्रकार एकत्र की गई राशि को बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण कोष के रूप में ज्ञात एक कोष में जमा किया जाना चाहिए। कोष एक संग्रह का रूप लेगा जिसकी आय केवल संबंधित बच्चे के लिए प्रयोग की जाएगी। अधिक आमदनी पैदा करने के लिए राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा सार्वजनिक निकाय की उच्च मुनाफा स्कीम में जमा किया जा सकता है। चूंकि उपरोक्त आमदनी बच्चे के रोजगार के लिए अभिभावक या संरक्षकों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, इस उत्तरदायित्व को पूरा करना राज्य का कर्तव्य है। उसे परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार देना चाहिए जिसके बच्चों को जोखिम उद्योग में काम करने पर लगाया गया था। उन मामलों में जहां रोजगार देना संभव नहीं होगा, सरकार अपने अंशदायी अनुदान के रूप में कारखाने अथवा खान अथवा किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियुक्त प्रत्येक बच्चे के लिए 5,000 रुपये की राशि बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण कोष में जमा करेगी। दोनों में से प्रत्येक मामले में चाहे बच्चे के स्थान पर परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार प्रदान कर दिया जाता है अथवा नहीं, बच्चे को काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन मामलों में जहां उपर्युक्त ढंग से वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जा सका, संबंधित बच्चे के अभिभावक या संरक्षक को वह आय दे दी जाएगी जो प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक माह रुपये 25,000 की राशि पर अर्जित होगी। यदि अभिभावक या संरक्षक बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजेगा तो उसे रोजगार से हटा दिया जाएगा और आय की अदायगी नहीं की जाएगी। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय श्रम नीति के अनुसार प्राथमिक कार्यवाही हेतु कुछ उद्योगों का पहले ही पता लगा लिया गया है। जिला संग्रहण की एक इकाई हो सकती है ताकि जिले का कार्यकारी प्रमुख निरीक्षकों पर नज़र रख सके। जोखिम रोजगार के संबंध में निरीक्षकों को यह देखना होगा कि
बच्चों के काम करने के घंटे एक दिन में 4 से 6 घंटों से अधिक न हो और वे प्रत्येक दिन कम से कम 2 घंटे शिक्षा प्राप्त करें। यह भी देखा जाएगा कि शिक्षा का सारा खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना बाल श्रम कानून 1986 के बारे में। उम्मीद है यह वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों को इस कानून के बारे में पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दें। मिलते हैं फिर इसी चैनल पर किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।